जी अस्सलाम वालेकुम। कैप 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 70। आज के लेक्चर में हमने एक्सचेंज रेट रिस्क की थर्ड हेजिंग टेक्निक की तरफ जाना है, जो कि है फ्यूचर्स। इससे पहले जो टेक्निक्स हम पढ़ चुके हैं वो कौन कौन सी टेक्निक्स है? फॉरवर्ड और मनी मार्केट हेजिंग। अच्छा, मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में कंसेप्ट्स ज्यादा हैं, कैलकुलेशंस निस्बतन कम है, तो इसलिए आपने डेली रिवीजन के ऊपर फोकस रखिए कि चूंकि ज्यादा नहीं है इसमें मटेरियल, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है इसमें इन्वॉल्व, तो आपने जो कंसेप्ट्स है उनकी कोशिश करना है कि डेली बेसिस के ऊपर रिवीजन होती रहे, ताकि ये ना हो कि नेक्स्ट हेजिंग टेक्निक सीखते हुए हम प्रीवियस हेजिंग टेक्निक को भूल जाए। तो फॉरवर्ड जो हेजिंग हमने सीखी थी फॉरवर्ड के जरिए से, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि हम आज के दिन में बैंक के साथ, किसी पार्टी के साथ, डीलर के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आप हमें इस रेट के ऊपर डॉलर या तो हमसे खरीदेंगे या हमें डॉलर बेचेंगे। अगर फॉरेन करेंसी रिसीवेबल हो उसको भी सेल करने का हम एग्रीमेंट कर सकते हैं, और अगर फॉरेन करेंसी पेबल हो तो फ्यूचर में किस रेट पे हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी जिसको हम बाद में पे कर सकते हैं, वो रेट भी फिक्स कर सकते हैं। यानी फॉरेन करेंसी रिसीवेबल हो या पेबल हो, हमें 3 महीने, 6 महीने, साल के बाद अगर चाहिए, आज के दिन बैठ के हम किसी पार्टी के साथ, बैंक के साथ एग्रीमेंट कर ले कि वो इस रेट पे हमें फॉरेन करेंसी सप्लाई करेगी, या हमें जब रिसीवेबल होगा तो इस रेट पे हमसे फॉरेन करेंसी बाय करेगी। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आज के दिन ही हमें कंफर्म हो जाता है कि अब हमें ये रेट अप्लाई होगा। अगर हमें फॉरेन करेंसी रिसीव होगी तो इस रेट के ऊपर हम उसे लोकल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, और अगर हमने फॉरेन करेंसी पे करना है तो आज ही एग्रीमेंट कर लेते हैं कि 3 महीने, 6 महीने बाद बैंक हमें इस रेट के ऊपर फॉरेन करेंसी हमें बैंक बेचेगा और हम आगे फर्दर पे करेंगे उसको। ये था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये सबसे सिंपल टेक्निक है। फिर इसके बाद हमने स्टडी किया मनी मार्केट हेजिंग। अच्छा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या इंटरेस्ट रेट यूज होते थे? नहीं, इंटरेस्ट रेट नहीं, सिर्फ एक रेट यूज होता है, एक्सचेंज रेट। और हमने ये सीखा था कि जो एक्सचेंज रेट्स नॉर्मली मेंशन किए जाते हैं वो 2 मेंशन किए जाते हैं। उनमें से एक होता है बाइंग रेट, एक होता है सेलिंग रेट। ठीक है, कम वाला कौन सा रेट होता है और ज्यादा वाला? ये बाइंग रेट और सेलिंग रेट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी अगर मैं बैंक के अगर मुझे फॉरेन करेंसी रिसीव होनी है तो मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा रेट उठाऊंगा मैं हेजिंग करने के लिए? फॉरेन करेंसी मुझे रिसीव होनी है, मैंने बैंक को सेल करनी है, तो बैंक ने क्या करना है? बाय। तो मैं बाइंग रेट अप्लाई करूंगा, यानी लोअर वाला। और अगर मैंने फॉरेन करेंसी पे करनी है तो ऑपोजिट रूल। पे करनी है तो मैंने बैंक से बाय करूंगा, बैंक सेल करेगा, तो कौन सा रेट अप्लाई होगा? सेलिंग रेट, जो कि ज्यादा वाला होता है। ये हमने फॉरवर्ड में पढ़ा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेजिंग टेक्निक की तरफ गए हम, मनी मार्केट हेजिंग। मनी मार्केट हेजिंग में हमने देखा कि कुछ स्टेप्स में हम हेजिंग करते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है मनी मार्केट का? बेसिक कंसेप्ट क्या है कि फ्यूचर में आपने जो अमाउंट रिसीव करनी है उसके इक्विवेलेंट आप लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, या अगर पे करनी है तो इक्विवेलेंट एसेट क्रिएट कर दे, ताकि फ्यूचर की डेट पे दोनों सेट ऑफ हो सके। मनी मार्केट हेजिंग में स्टेप्स क्या थे? स्टेप नंबर 1, अगर हमें 3 महीने बाद किसी फॉरेन कंट्री से डॉलर रिसीव होने हैं तो हमें यह खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि डॉलर की वैल्यू कम हो जाए, हेजिंग करना चाहते हैं। स्टेप्स क्या है? स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं? डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग में क्या करते हैं? वो जो आपको 3 महीने, 6 महीने, साल के बाद पैसे रिसीव होने हैं, आप उस फॉरेन करेंसी को डिस्काउंट करते हैं। कौन सा रेट यूज करते हुए? बोरिंग, फॉरेन करेंसी का बोरिंग रेट। डिस्काउंट करने के बाद इक्वल अमाउंट आप क्या करते हैं? बैंक से बारो कर लेते हैं फॉरेन करेंसी में। ये स्टेप नंबर 2 क्या? बारो कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? जो अमाउंट बारो की है हमने उसे सेल करते हैं लोकल करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए। सेल करने के लिए अगेन वही कंसेप्ट है जो फॉरवर्ड वाला था।
हम सेल करने के लिए जाएंगे तो बैंक कौन सा रेट अप्लाई करेगा? बाइंग रेट, जो कि कम वाला है। लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर दिया, अब क्या करते हैं? अब इसको यूज कर लेते हैं क्या हम अपनी जरूरत में? नहीं, ये हेजिंग टेक्निक है, फाइनेंसिंग नहीं है। इसको हम क्या करते हैं? डिपॉजिट कर देते हैं। और फिर ये लोकल करेंसी का जो डिपॉजिट रेट होता है उस लिहाज से ग्रो करता है, 3 महीने 6 महीने जितना भी हो। तो हमारी जो टोटल हेज्ड मनी होती है, टोटल मनी होती है, वो किसके इक्वल होती है? वो लोकल करेंसी को जो आपने कन्वर्ट किया वो प्लस उस पर जो इंटरेस्ट अर्न किया, वो इन दोनों के इक्वल होती है। स्टेप्स क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे चलें हम। चलिए, आज हम जो हेजिंग टेक्निक सीखने जा रहे हैं वो है फ्यूचर्स। अच्छा, ये फ्यूचर्स है या समटाइम इसे फ्यूचर भी आप कह सकते हैं, लेकिन इससे मुराद मुस्तकबिल नहीं है। इससे मुराद एक डेरिवेटिव सिक्योरिटी, या इससे मुराद हेजिंग टेक्निक है। टेक्निक फ्यूचर्स, वो जनरल इंग्लिश में जो वर्ड यूज होता है ना फ्यूचर, इससे वो मुराद नहीं है। फ्यूचर्स ये टेक्निक है, ये फॉरवर्ड की तरह टेक्निक है। इसमें एक चीज ऐसी है जो फॉरवर्ड से मिलती जुलती है, जिसकी वजह से इसे कहा जाता है कि ये फॉरवर्ड की तरह है, लेकिन इसकी कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। पहले मैं आपको सिमिलरिटी बता दूं क्या है। जिस तरह फॉरवर्ड में आज के दिन हम एग्रीमेंट कर लेते हैं कि फ्यूचर में इस रेट पे फॉरेन करेंसी को हम सेल करेंगे या बाय करेंगे, आज के दिन फॉरवर्ड में यही करते हैं ना। आज के दिन बैठ के एग्रीमेंट कर लेते हैं किसी बैंक के साथ, किसी पार्टी के साथ, कि फ्यूचर में फॉरेन करेंसी जो हमें रिसीव होनी है इस रेट पे उसे सेल करेंगे, या अगर हमने फॉरेन करेंसी पे करनी है तो इस रेट पे उसे बाय करेंगे। यह है फॉरवर्ड। फिर सुन ले, फॉरवर्ड क्या है? आज के दिन बैठ के एग्रीमेंट कर लेना किसी पार्टी के साथ कि फ्यूचर में एक एग्रीड रेट के ऊपर हम फॉरेन करेंसी सेल करेंगे या बाय करेंगे, सेल करेंगे या बाय करेंगे। अच्छा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरह का हो सकता है ना, सेल करने का भी हो सकता है, बाय करने का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपको फॉरेन करेंसी रिसीव होनी है कि पे करनी है। अगर फॉरेन करेंसी रिसीव होनी है, आप एग्रीमेंट क्या करेंगे? एग्रीमेंट क्या करेंगे? सेल करने का, ऐसे ही है ना। और अगर पे करनी है तो ये एग्जैक्टली यही काम फ्यूचर में भी होगा कि हम एक पार्टी के साथ एग्रीमेंट करेंगे, आज के दिन बैठ के एग्रीमेंट करेंगे कि फ्यूचर में हम उससे एक एग्रीड रेट के ऊपर फॉरेन करेंसी बाय करेंगे या सेल करेंगे। आज के दिन बैठ के हम किसी पार्टी के साथ ही एग्रीमेंट करते हैं। क्या एग्रीमेंट? कि फ्यूचर की डेट पे हम एक सर्टन रेट के ऊपर उनसे फॉरेन करेंसी बाय करेंगे, ऐसा। तो ये तो फॉरवर्ड ही हो गया, ये सिमिलरिटी है। अब डिफरेंस होना क्या है? फॉरवर्ड स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, कस्टमाइज्ड होते हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जबकि फ्यूचर्स स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यानी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं नॉर्मली प्राइवेट पार्टीज के साथ, कोई बैंक हो सकते हैं, कोई ओवर द काउंटर ट्रेडर्स हो सकते हैं, प्राइवेट पार्टी के साथ। और प्राइवेट पार्टी के साथ आप एग्रीमेंट करते हुए $1,00,000 के फॉरवर्ड का एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, 1,75,000 का भी कर सकते हैं, 80,000 का भी कर सकते हैं, 87,850 रुपए का भी कर सकते हैं। डिफरेंट। आप उनसे 3 महीने बाद सेटलमेंट पीरियड का एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, 2 महीने बाद भी कर सकते हैं, 70 दिन के बाद का एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, या 70 दिन के बाद मैं आपसे ये ट्रेड करूंगा। कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट पार्टीज का आपस का कॉन्ट्रैक्ट है, जिनमें वो जो टर्म्स एंड कंडीशन चाहे कर सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट का साइज क्या होगा, मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा, ये चेंज हो सकता है। किसमें? फॉरवर्ड में। फ्यूचर्स क्या होते हैं? फ्यूचर में एक प्लस भी है, माइनस भी है। प्लस पॉइंट क्या है कि ये स्टॉक एक्सचेंजेस पे रजिस्टर्ड होते हैं फ्यूचर्स, प्राइवेट पार्टी के साथ नहीं है।
इसीलिए थोड़ी श्योरिटी होती है पार्टीज को कि पार्टी भागेगी नहीं। फ्यूचर वाली पार्टी, फॉरवर्ड वाली पार्टी का अगर इंटरेस्ट जो रेट है एक्सचेंज रेट वो बहुत ज्यादा एडवर्सली चेंज होता है ना, पार्टी भाग भी सकती है। कहते भाई मैं कहां से इतना पूरा करूं, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होती है पूरा, वो पार्टी भाग भी जाती है। फ्यूचर्स में वही एग्रीमेंट होगा लेकिन पार्टी भागेगी नहीं। क्यों नहीं भागेगी? स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करवाइए, स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग देता है कुछ रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, और स्टॉक एक्सचेंज फिर मॉनिटरिंग भी कर रहा होता है। जैसे आपने देखा होगा कंपनीज के केस में जब वो शेयर इशू करते हैं, हर कंपनी के शेयर इशू नहीं लिस्टेड नहीं होते, और जिन कंपनीज के शेयर लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज उनके ऊपर बकायदा नजर रखते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कभी कि आपने शेयर खरीदने के लिए पैसे दिए और कंपनी भाग जाए, क्योंकि लिस्टेड है, रेगुलेटर्स की नजर है। तो फ्यूचर्स में रेगुलेटर की नजर होती है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी हो रहे हो पूरे हो। इसका एक मैकेनिज्म भी है कि किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर करता है कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिन पार्टी ने किए हैं वो इसको पूरा करे, कहीं ये ना हो नुकसान वाली पार्टी भाग जाए। ये कैसे, ये आगे एक जगह पे हम कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये ध्यान में रखें कि स्टॉक एक्सचेंज फ्यूचर के ऊपर नजर रखती है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर कि ये पूरे हो। एक फर्क तो ये हो गया फॉरवर्ड प्राइवेट पार्टीज का, फ्यूचर्स स्टॉक एक्सचेंज का। दूसरा फर्क, फ्यूचर्स स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक सर्टन क्वांटिटी और सर्टन पीरियड के मुताबिक हो। यानी वो ये कहेगा ओ भाईजान फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ठीक है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट $25,000 का है, बताओ कितने कॉन्ट्रैक्ट चाहिए? अगर आपको $50,000 मिलने वाले हैं, आप 2 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का एग्रीमेंट करेंगे। लेकिन अगर $40,500 मिलने वाले हैं, फिर आपको फैसला, आपको एग्जैक्टली 40,500 का फ्यूचर नहीं मिलेगा, यहां तो आपको 25,000 का मिलेगा या 50 का मिलेगा, एग्जैक्ट अमाउंट का फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर स्टैंडर्डाइज्ड है ना, क्वांटिटी स्टैंडर्डाइज्ड है। फॉरवर्ड में कस्टमाइजेशन हो सकती है, फ्यूचर्स में नहीं। इसी तरह फ्यूचर्स जो है नॉर्मली वो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने इस तरीके से ट्रेड होते हैं। आपको अगर पेमेंट 3 महीने बाद मिलनी है, आइडियल 3 महीने का फ्यूचर खरीद लें। 6 महीने बाद पेमेंट, 6 महीने का फ्यूचर खरीद लें। लेकिन अगर पेमेंट 5 महीने के बाद मिलनी है, फिर क्या करें? यह मसला है। आपकी नीड्स के मुताबिक फ्यूचर्स का मैच्योरिटी पीरियड डिसाइड नहीं होगा, आपकी नीड्स के मुताबिक डिसाइड नहीं होगा। आपको यहां पे फैसला करना होगा कि मैं क्या करूं, मैं 3 महीने का फ्यूचर बाय करूं कि 6 महीने का फ्यूचर बाय करूं, वो अब आपके अपना डिसीजन है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में कुछ प्लस भी है, कुछ माइनस भी है। प्लस क्या है? पार्टी भागती नहीं, डिफॉल्ट रिस्क लो है। और माइनस क्या है? कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं है, ना अमाउंट की ना मैच्योरिटी पीरियड टाइम की। क्लियर है? चलिए अब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपके साथ शेयर किया था, अब चलते हैं हम इसकी बकायदा डिस्कशन की तरफ। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कह रहा है ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट टू सेल और बाय, एग्रीमेंट टू सेल, और इसमें फॉरेन करेंसी को सेल भी किया जा सकता है, सेल का एग्रीमेंट भी हो सकता है, बाय का एग्रीमेंट भी हो सकता है। सेल का भी हो सकता है, बाय का भी हो सकता है। अच्छा आगे चलने से पहले वैसे आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मुझे महीने के बाद फॉरेन करेंसी रिसीव होनी है, मैं एग्रीमेंट कौन सा करूं? सेल का। और अगर मैंने पे करनी है फॉरेन करेंसी मोड पे, तो सेल और बाय दोनों तरह के एग्रीमेंट हो सकते हैं। फॉरवर्ड में भी दोनों तरह के हो सकते थे, फ्यूचर में भी दोनों तरह के हो सकते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड हाईलाइट किया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ए करेंसी इन फ्यूचर। स्टैंडर्ड को क्यों हाईलाइट किया है? क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं फ्यूचर। अगर आपसे कोई पूछे ना फॉरवर्ड और फ्यूचर में एक लफ्ज में फर्क बताओ, आपने कहना है फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जिनमें टर्म्स एंड कंडीशन स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। टाइम, अमाउंट, करेंसी, अमाउंट आपने उस लिहाज से सिलेक्शन करना है। जैसे बाजार में जाए ना, बाजू का कोई फ्रूट है वो ओपन पड़े होते हैं, आप चाहे एक सेब ले, 2 सेब, 3 सेब, बाजू का पैकिंग में होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर किलो किलो की पैकिंग है, या तो आपको 1 किलो सेब लेना है या 2 किलो लेना है, 1.5 किलो नहीं ले सकते। उसी तरीके से फॉरवर्ड में कस्टमाइजेशन, फॉरवर्ड है खुली दुकान, जितना मर्जी सामान खरीदे। जो फ्यूचर्स हैं ये पैकिंग है, फिक्स्ड पैकिंग। आपने स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक ही कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना होगा। इन फ्यूचर स्टैंडर्ड सेल और बाय क्वांटिटी ऑफ ए करेंसी इन फ्यूचर एट ए रेट एग्रीड टुडे। ये तो फॉरवर्ड में भी होता है। फ्यूचर्स आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। फॉरवर्ड्स प्राइवेट पार्टी की तरफ, जैसे बैंक भी एक तरह से प्राइवेट पार्टी ही है, बाज़ का कुछ दूसरे डीलर्स भी होते हैं, करेंसी डीलर वगैरह, प्राइवेट पार्टी। तो फॉरवर्ड प्राइवेट पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर स्टॉक एक्सचेंज के साथ है। अच्छा सुने, इन फ्यूचर्स क्या होगा? फ्यूचर्स में फॉरेन करेंसी रिसीवेबल और पेएबल इज सेटल्ड ऑन मैच्योरिटी एट स्पॉट रेट। However, risk of change in exchange rate is managed by separately selling and buying future। ये कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया ना, आज का लेक्चर आपको समझ ले, कंसेप्ट समझ आ गया। अगर ये 2 लाइनें ये भी फोरियर समझ नहीं आई होंगी, एक्सप्लेन करता हूं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने क्या किया था? फॉरवर्ड में हमने बैंक को बोला, हमने कहा भैया 3 महीने के बाद हमें डॉलर मिलना है 1 मिलियन, हम तुम्हें इस फिक्स रेट के ऊपर सेल कर देंगे। बैंक ने कहा ठीक है। ये एक ही ट्रांजैक्शन है हमारी जिसमें हेजिंग हो जाती है। इधर से डॉलर आया, भागे भागे बैंक के पास, भाई वादा किया था आपने 3 महीने पहले इस रेट पे खरीदेंगे। बैंक ने कहा वादे का पक्का हूं, लाओ डॉलर दिए। एग्रीड रेट जो उस कॉन्ट्रैक्ट में एग्री, स्पॉट रेट नहीं। स्पॉट रेट पे ट्रांजैक्शन होती तो हेजिंग है नहीं, है स्पॉट रेट में नहीं। जो कॉन्ट्रैक्ट जो रेट एग्रीमेंट में उसके ऊपर पैसे लिए वापस आ गए, एक ही ट्रांजैक्शन है। एक ही फॉरेन करेंसी आई, बैंक को बेच दी। इसमें क्या होगा ये जरा गौर से सुने। इसमें होगा ये, फॉरेन करेंसी आएगी, उसका फ्यूचर से कोई ताल्लुक नहीं है। फॉरेन करेंसी आई, उसका फ्यूचर से कोई, उससे जिस दिन आई यानी सेटलमेंट डेट यानी मैच्योरिटी डेट जिस दिन आई, उस दिन मार्केट में स्पॉट रेट पे, उस दिन के स्पॉट रेट पे सेल कर देंगे। क्या किया? फॉरेन करेंसी 3 महीने के बाद रिसीव होनी है, जिस दिन आई उस दिन के स्पॉट रेट पे सेल कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे हेजिंग किधर गई? हेजिंग किधर गई? इसमें तो हेजिंग है। इसमें तो अगर रेट ऊंच नीच हो गया, हम तो गए, रेट गिर गया, हमें तो पैसे नहीं मिले, हेजिंग किधर गई? हेजिंग नहीं नजर आ रही ना। हेजिंग अलहदा से होगी, हेजिंग की ट्रांजैक्शन सारी की सारी अलहदा से होगी। उसमें क्या होगा? हम करेंगे क्या? हम करेंगे जितनी अमाउंट की फॉरेन करेंसी है उसका आज एग्रीमेंट कर लेंगे किसी दूसरी पार्टी के साथ। जैसे 1 मिलियन रिसीव होना है, मैंने दूसरी पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, जी मैं आपको 3 महीने के बाद 1 मिलियन की फॉरेन करेंसी इस रेट पे बेचूंगा। एग्रीमेंट कर लिया फॉरेन करेंसी बेचने का। अब ये जो रेट मैंने एग्री किया ना, असल में ये मेरी हेजिंग हो गई है। अब 3 महीने बाद होगा क्या? फॉरवर्ड में पता क्या होता था? फॉरवर्ड में उधर से 1 मिलियन आता था, इनको देके रेट के मैं पैसे ले लेता था। इसमें क्या होगा? 1 मिलियन आएगा, मार्केट फेंक के मार्केट से पैसे ले लूंगा, और इधर का कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट है। ये जो मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ना, इसको मैं अलहदा से पूरा करूंगा। इसको मैं अलग, जैसे मैंने एग्रीमेंट इनके साथ किया कि आपको सेल करूंगा, तो 3 महीने के बाद जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो फॉरेन करेंसी मेरे से बाहर आएगी, मैं वो फॉरेन करेंसी इनको सेल नहीं करूंगा।
फॉरेन करेंसी अलहदा से मैं मार्केट में सेल कर दूंगा, इनका कॉन्ट्रैक्ट मैं अलहदा से स्पॉट रेट पे बाय करके क्लोज करवाऊंगा, इनको मैं पैसे दूंगा मार्केट में उस रेट के ऊपर जो 3 महीने बाद स्पॉट रेट चल रहा होगा ना, उस पे बाइंग करके इनको पेमेंट कर दूंगा। ये सेटलमेंट हो जाएगी। अभी नहीं ना समझ आ रही, कोई मसला नहीं। एक बात सिर्फ ज़हन में रख लें जो इधर सिखा रहा है, कैलकुलेशन की तरफ अभी मैं आता हूं। क्या कि फ्यूचर्स में हमारी 2 ट्रांजैक्शन होंगी, दोनों सेपरेट। अगर मैंने फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है ना मेरा, तो मैं फॉरेन करेंसी रिसीव करके मार्केट में स्पॉट रेट पे बेचूंगा। अगर मेरा पेएबल है तो मार्केट से स्पॉट रेट पे बाय करके पे करूंगा, ये अलग कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा साइमल्टेनियसली मैं तकरीबन इक्वल अमाउंट के फ्यूचर्स को बाय करूंगा आज, और फ्यूचर की डेट पे फिर उसे सेल कर दूंगा, या आज के दिन सेल करूंगा, फ्यूचर की डेट पे उसको बाय कर दूंगा। यानी फ्यूचर की ट्रांजैक्शन बाइंग और सेलिंग की सेपरेट क्लोज होगी, सेपरेट ओपन हुई, सेपरेट क्लोज होगी, और फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन सेपरेट होगी। ये बात समझ आ गई भाई? ये तो समझ आ गई ना, इसमें तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं है। क्या बताया मैंने, क्या बताया कि फॉरेन करेंसी को अलहदा डील करना है, फ्यूचर्स को अलहदा डील करना है। फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट अलहदा है, वो अलहदा ओपन होगा, अलहदा क्लोज होगा। ओपन का मतलब क्या है? आज के दिन मैंने जो एग्रीमेंट किया। क्लोज का मतलब क्या है? मैच्योरिटी पीरियड पे उसको सेटल कर दिया। फ्यूचर से अलहदा ओपन क्लोज होगा, कॉन्ट्रैक्ट अलहदा सेटल होगा, और इधर अब इसमें होगा क्या भला? जो आज के दिन एक्स्ट्रा रेट होगा ना, वो फ्यूचर के प्रॉफिट एंड लॉस से सेट ऑफ हो जाएगा। इसमें होगा क्या भला? जो मेरा फॉरेन करेंसी का आज का और सेटलमेंट का रेट है ना, जिससे मैं डर रहा था, वो नुकसान मुझे वैसे का वैसे ही होगा, वो नुकसान वैसे का वैसे ही होगा। लेकिन मैंने फ्यूचर्स में ऐसी डीलिंग की होगी कि फ्यूचर्स में मुझे उससे फायदा हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मिसाल के समझाने के लिए कह रहा हूं, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा, हम पाकिस्तान पे शर्त लगा बैठे हैं। अब दरमियान में आके, अब ये हमारी ओपन पोजीशन है, ओपन पोजीशन हमने ओपन किया। अब दरमियान में आके लगा यार पाकिस्तान तो हार रहा है, तो मजीद रेट गिरने से बेहतर है क्या करें? अब आप इंडिया पे शर्त लगा ले, दोनों कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट होंगे। आपको जो पाकिस्तान वाली बेट थी उसके ऊपर पूरे का पूरा नुकसान होगा, उससे नहीं बच सकते आप। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया वाली बेट लगाई आपने, उससे अगर फायदा होगा तो क्या होगा? दोनों सेटअप हो जाएंगे। फ्यूचर में एग्जैक्टली यही होता है। आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं बच पाएंगे, उसमें वेरिएशन नहीं बचाएंगे। लेकिन जो अलहदा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया होगा ना, उस पर जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपके उस डिफरेंस को एडजस्ट कर देगा। आइए देखते हैं इसको, वो हमें कैसे समझाता है। ये लाइन समझ आ गई कि नहीं? ये आपकी सबसे अहम लाइन है आज के लेक्चर में, कि फ्यूचर में फॉरेन करेंसी या रिसीवेबल, वो तो मैच्योरिटी डेट के ऊपर जो स्पॉट रेट होगा मैच्योरिटी डेट पे, उसी के ऊपर सेटल होगा, उसी के ऊपर सेटल होगा। तो फिर हमारा जो करेंसी वेरिएशन की वजह से नुकसान है उसका क्या होगा? कहते हैं रिस्क ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट इज मैनेज्ड बाय सेपरेटली सेलिंग एंड बाइंग फॉरेन करेंसी। वो सेपरेटली फ्यूचर के जरिए से सेलिंग और बाइंग होगी। वो कैसे होगी वो भी देखते हैं, आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूचर, ये मैंने आपको बता दिया। पहला, यू कैन सेल, आप सेल भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। फ्यूचर्स में आप सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट से क्या मुराद है? अगर आपका फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है ना, आप सेलिंग का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे।
अगर फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है, सेलिंग का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और रिसीव होगा तो सेल करना। और अगर आपका फॉरेन करेंसी पेएबल है, आप बाय का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बाय करेंगे तो आगे। भाई ये बात समझ आई? दिस पोजीशन इज रिवर्स्ड और क्लोज्ड ऑन मैच्योरिटी। अब चूंकि ये लैदा कॉन्ट्रैक्ट है, ये ओपन भी लैदा होगा, क्लोज भी लैदा होगा। फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट ओपन भी लैदा होगा, क्लोज भी लैदा होगा। तो इसका मतलब है अगर स्टार्ट में मैंने सेल फॉरेन करेंसी का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मैच्योरिटी पे मुझे फिर क्या करना है? बाय। स्टार्ट में सेल करना है, स्टार्ट में मैंने सेल करना है, तो मैच्योरिटी पे क्या करना है? बाय। और स्टार्ट में बाय करना है तो मैच्योरिटी पे सेल। ये अलग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? फिर सुन लें, अगर फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आज? आज कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? सेल का। और फ्यूचर में मैच्योरिटी पे बाय का। और अगर फॉरेन करेंसी पेएबल है, बाय, और फ्यूचर में सेल का। ठीक? दिस पोजीशन इज रिवर्स्ड और क्लोज्ड ऑन मैच्योरिटी का मतलब यही है कि अगर आज बाय सेल करते हैं, क्योंकि ये लैदा कॉन्ट्रैक्ट है ना, आज अगर आप किसी को फॉरेन करेंसी सेल करेंगे, सेल का एग्रीमेंट करेंगे, सेल का एग्रीमेंट करेंगे, ए भैया मैं आज आपके साथ एग्रीमेंट करता हूं, क्या आपको 1 मिलियन फॉरेन करेंसी दूंगा 3 महीने बाद। ये एग्रीमेंट कौन सा? ये फ्यूचर है। कौन सा फ्यूचर है? सेल। सेल 3 महीने बाद वो आएगा मेरे पास, वो बंदा आएगा मेरे, क्या आके कहेगा 3 महीने बाद? लाओ फॉरेन करेंसी जो एग्रीमेंट किया था, तो मैं 3 महीने बाद फॉरेन करेंसी बाय करके उसे दूंगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होगा ना। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा थोड़ी क्लोज हो जाएगा। फिर से सुने, फिर से सुने, सेल का मतलब क्या है और क्लोजिंग का मतलब क्या है? अगर मेरा फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है, आज के दिन क्या करना है मैंने? सेल करना है। सेल का मतलब क्या होगा? सेल फ्यूचर्स का मतलब क्या होगा ये समझे। सेल फ्यूचर्स का मतलब ये है, मैं स्टॉक एक्सचेंज जाऊंगा, उधर पार्टी बैठी होगी, उससे कहूंगा भैया मैं डॉलर सेल करना चाहता हूं 1 मिलियन डॉलर, 1 महीने के बाद वो कहेगा आओ एग्रीमेंट करो। एग्रीमेंट हो गया। ये कौन सा एग्रीमेंट है? सेल फ्यूचर्स। कौन सा एग्रीमेंट है? कि मैंने उसको फॉरेन करेंसी सेल करनी है। सेल का मतलब फॉरेन करेंसी सेल करनी है। ये मेरी पोजीशन हुई ओपन, ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ। महीने के बाद मैंने क्या करना है? एग्रीमेंट किया हुआ ना सेल करने का, महीने बाद पार्टी आ जाएगी, अभी पूरा करो कॉन्ट्रैक्ट। कैसे पूरा करूंगा? फॉरेन करेंसी बाय करके उसे कहूंगा ये लो। बात समझ आई? इधर कोई प्रॉफिट या लॉस होगा इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में? फ्यूचर की बाइंग और सेलिंग में मुझे कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा? प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा? हुआ होगा। वो प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ होगा? मैंने जिस रेट के ऊपर मार्केट से उठाया और जिस रेट पे उसे बेचा, सेलिंग और बाइंग का डिफरेंस। क्योंकि मैंने फ्यूचर को एक दफा सेल किया और फिर एक दफा बाय किया। सेल किया आज के रेट पे, बाय किया फ्यूचर के सेटलमेंट डेट के रेट, तो दोनों का जो फर्क होगा वो मेरा क्या है? प्रॉफिट या लॉस। और ये प्रॉफिट या लॉस मेरे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको सेट ऑफ करेगा, उसको सेट ऑफ करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेल फ्यूचर मीन्स यू एग्री टू सेल फॉरेन करेंसी एट रेट एग्री टुडे, यही बताया ना। अच्छा, अब अगर आपने ये सेल फ्यूचर का एग्रीमेंट कर लिया तो फिर आपको इसको क्लोज कैसे करना पड़ेगा? ये समझे, क्लोज कैसे करना पड़ेगा? एट मैच्योरिटी यू विल बाय फॉरेन करेंसी फॉर मार्केट एट स्पॉट रेट। यू विल बाय फॉरेन करेंसी फ्रॉम मार्केट एट स्पॉट रेट। और फिर क्या करेंगे? फिर उसे सेल करेंगे एट एग्रीड रेट, उस पार्टी को दे देंगे। ठीक है, उस पार्टी को। इसमें अगर हमारा रेट एग्रीड सेल रेट ज्यादा है
तो हमें गेन होगा। और अगर जैसे नॉर्मल होता है ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, वही रूल इधर है। अगर सेल प्राइस शुरू वाली ज्यादा हुई, बाद वाली कम हुई, तो हमें क्या होगा? गेन। सेल माइनस परचेज प्राइस गेन। और अगर सेल प्राइस कम हुई और बाइंग प्राइस ज्यादा हुई, उस दिन मार्केट का स्पॉट रेट ज्यादा होगा, तो हमें क्या होगा? अब जरा कंक्लूजन के, ये लिंक मिल गया ना, लेक्चर सारा समझ आ जाएगा। शुरू में फर्ज कीजिए फ्यूचर में सेलिंग रेट कम है, 3 महीने बाद स्पॉट रेट ज्यादा हो गया, हमें फ्यूचर में क्या हुआ? लॉस। लेकिन उधर से जो फॉरेन करेंसी रिसीव होगी, उधर से क्या होगा? गेन होगा। सेट ऑफ हो गया कि नहीं हो गया? ये है हेजिंग। ये समझ आई? वो से तवज्जो के साथ फिर से सुनिए, ये बात समझ आ गई, पूरा लेक्चर समझ आ गया। आज मैंने फ्यूचर में फर्ज कीजिए सेल किया, सेलिंग के वक्त मेरा फॉरेन करेंसी रिसीवेबल, मैंने सेल किया, फ्यूचर में जो बाइंग रेट है वो ज्यादा हो गया, मुझे फ्यूचर्स में क्या होगा? लॉस। और फॉरेन करेंसी रिसीवेबल जो था उसमें क्या होगा? गेन होगा। दोनों सेट ऑफ हो गए, दोनों सेट ऑफ हो गए। ये बात समझ आई? और अगर मेरा आज का सेल प्राइस ज्यादा है, एग्रीड सेल रेट ज्यादा, यानी मैंने फ्यूचर आज का सेल किया, जो रेट जिस रेट पे सेल किया वो ज्यादा, 3 महीने बाद डॉलर गिर जाता है, डॉलर गिर जाता है। अब जरा देखिएगा, डॉलर गिरेगा ना, इस तरफ से जो फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है मुझे नुकसान होगा, इस तरफ से नुकसान होगा, और फ्यूचर की तरफ से गेन होगा। सेट ऑफ हो गए, यही हेजिंग है। भाई बात समझ आई? ये लिंक हो गया कि हालांकि दोनों कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट है, लेकिन फिर भी ये फ्यूचर्स हमारे मेन रिसीवेबल की हेजिंग कैसे करता है। ये बात समझ आई? आगे चलते हैं। इसी तरह बाय फ्यूचर में क्या होगा कि आप फ्यूचर बाय करेंगे, फ्यूचर बाय करेंगे, और फिर आज के दिन बाइंग का एग्रीमेंट करेंगे, 3 महीने बाद सेलिंग का एग्रीमेंट होगा, उस पर प्रॉफिट और लॉस होगा, आपके ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को सेट ऑफ कर देगा। इसको समझ ले, इसके ऊपर, ये इसका ऑपोजिट है, इसके ऊपर गौर ना करें अभी। ये अगर सही तरीके से समझ आ गया, ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। क्यों भला? ये उसका ऑपोजिट है। तो अभी आपने 1-2 दिन इसके ऊपर फोकस नहीं करना। फिर कह रहा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफ स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्डाइजेशन की बात हमने कर ली, मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। मार्क टू मार्केट, ये आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, इसका क्वेश्चन में कोई हमारे अभी फिलहाल लिंक नहीं है। हेजिंग ऑफ फॉरेन करेंसी स्टेप्स क्या होंगे? स्टेप्स, अच्छा ये स्लाइड एग्जाम का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए काफी है इंशाल्लाह। कंसेप्ट के लिए पहले हमने डिस्कस कर लिया। हेजिंग ऑफ फॉरेन करेंसी रिसीवेबल थ्रू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हेजिंग करनी है। कैसे करें? डिटर्म, अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, रिसीवेबल है, रिसीवेबल है, ये बहुत, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है। रिसीवेबल में अगर हमने कोई चीज सेल करनी होगी तो पेएबल होगा, तो वो चीज उलट हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले डिटरमिन नंबर ऑफ फ्यूचर्स टू बी सोल्ड। सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है आपको फ्यूचर्स को कॉन्ट्रैक्ट कितने, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट ये एक स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी होती है, स्टैंडर्डाइज साइज का होता है ना कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने देखना है कि आपको जो अमाउंट रिसीव होनी है ओरिजिनल, या आपने पे करनी है, उसके कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, उसके कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। घर से 100 रुपया लेके निकले, फल वाले की दुकान पे पहुंचे, फल ओपन होगा तो 100 रुपए का फल मिल जाएगा हमें, लेकिन अगर पैकिंग होगी तो या तो 70 का मिलेगा या 140 का मिलेगा।
तो आपको डिसाइड कर, अगर 500 रुपए हैं आपके पास, 500 रुपए है और रेट है 70 रुपए आम का, तो कितने कॉन्ट्रैक्ट, 1 किलो का एक कॉन्ट्रैक्ट है, 7 कॉन्ट्रैक्ट, 7 कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो ये आपने पहले नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखना है कि आपने, ये कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल फॉरेन करेंसी डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ईच फ्यूचर, साइज ऑफ ईच फ्यूचर। ये हो सकता है डॉलर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का साइज कुछ और हो, $1,00,000, पाउंड का हो सकता है $75,000 हो, जापानी येन का हो सकता है $5,00,000, 5 लाख येन हो। ठीक है, करेंसी के लिहाज से ये साइज डिफरेंट हो सकता है। तो आपने नंबर ऑफ फ्यूचर्स टू बी सोल्ड कैलकुलेट कर लिए। फिर क्या करना है, स्टेप डिटरमिन वेदर इट इज फॉरेन करेंसी रिसीवेबल, फॉरेन करेंसी पेबल। फॉर फॉरेन करेंसी रिसीवेबल वी विल सेल फ्यूचर्स नाउ। फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है तो आपने आज फ्यूचर को सेल करना है, आज सेल करना है तो 3 महीने बाद बाय करना है। अगर फॉरेन करेंसी पेएबल होता, अभी नहीं कर रहे, कंसेप्ट पक्का कर रहा हूं, तो आज के दिन क्या करते और फ्यूचर में। लेकिन रिसीवेबल का पक्का, जैसे मनी मार्केट हेजिंग है ना, मैंने आपको रिसीवेबल की सिखाई है, पेएबल की कोई नहीं सिखाई, आपने नोट किया। हालांकि रिस्क तो दोनों सूरतों में होता है ना, रिसीवेबल कम हो सकता है तो पेएबल बढ़ भी तो सकता है, लेकिन रिसीवेबल अगर पक्का हो जाए ना तो पेएबल उसका अपोजिट हुआ करता है। ठीक है, इसलिए मैं चाह रहा हूं आप एक कंसेप्ट पक्का करें, ये ना एक साइड से डायरेक्शन, दूसरी तरफ रिवर्स अप्रोच सिखाई तो दोनों अप्रोचेस मिक्स हो जाए। तो इसलिए सिर्फ रिसीवेबल, ये भी एग्जांपल, लेकिन रिसीवेबल पक्का हो गया, पेएबल छूट गया में। अगर फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है, हमने फ्यूचर क्या करने हैं, आज के दिन सेल करने हैं, बाय करने हैं, सेल करने हैं। वी विल सेल फ्यूचर्स नाउ, लेकिन अगली कहानी पता होनी चाहिए क्या, ऑन मैच्योरिटी डेट बाय फ्यूचर फ्रॉम मार्केट एट स्पॉट रेट, बाय फ्यूचर्स फ्रॉम मार्केट एट जो उस दिन का स्पॉट रेट होगा, और एंड सेल एट एग्रीड रेट, और जिस पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया था सेल कर दो, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया। अब इसमें देखें हेजिंग के कहां हुई, हेजिंग कहां हुई, अगर स्पॉट रेट पे बाइंग रेट कम हो जाता है तो इधर फायदा है, मेन कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान, सेट ऑफ हो जाएगा। और अगर स्पॉट रेट पे जो बाइंग रेट बढ़ जाता है, बाइंग रेट बढ़ जाता है तो सेल माइनस परचेज पर लॉस होगा, और बाइंग रेट और रेट बढ़ने की वजह से मेन कॉन्ट्रैक्ट में फायदा हो जाएगा। हो गया कि नहीं सेट ऑफ, क्लियर हो रही बात। डिफरेंस विल बी नेट गेन। फिर क्या करना है, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कैलकुलेट कर लेना है, जो क्या होगा, जो आपकी नेट रिसीट है डिवाइड बाय फॉरेन करेंसी। एक छोटी सी कैलकुलेशन एंड पे, जो टोटल जैसे हमने की नहीं थी कल, जो टोटल अमाउंट निकलती है ना, और कल क्या कैलकुलेशन की थी एंड पे, कल हमने की थी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय फॉरेन करेंसी, ये है नेट एक्सचेंज रेट। आज क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस गेन या लॉस, इंटरेस्ट तो है ही नहीं, प्रिंसिपल प्लस गेन या लॉस डिवाइडेड बाय फॉरेन करेंसी, ये होगा हमारा इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। 4 स्टेप्स क्लियर, ये नोट कर लें, फिर मैंने वापस नहीं आना। पहले नंबर ऑफ फ्यूचर्स, फिर डिसाइड करना है बाय करना है कि सेल करना है, फिर इसके बाद जो भी इधर अगर सेल किया तो मैच्योरिटी में क्या करना है, बाय, इधर बाय किया तो मैच्योरिटी में क्या करना है, सेल करना है, और फिर इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना है। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, थ्योरेटिकली कंसेप्ट समझ आ गए, लेकिन जब तक एक दफा क्वेश्चन हाथ से निकलेगा समझ नहीं आएगी। ये आईकैप की बुक से उठाया है, थोड़ी बहुत इसमें कुछ चीजें इररिलेवेंट आगे पीछे कट की हैं, लेकिन फिगर्स वगैरह वही है। क्या कह रहा है, अब देखिए आपने तरतीब से डिसीजन करते जाना है। ए पाकिस्तानी कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिसीव $1.2 मिलियन इन जुलाई, इन 3 महीने बाद
$1.2 मिलियन रिसीव करना है इसने। फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है कि पेएबल है? पक्की बात है। एंड इट वांट्स टू हेज इट्स एक्सपोजर विद करेंसी फ्यूचर, और ये चाहते हैं करेंसी फ्यूचर के साथ हेजिंग करें। हमने कहा कोई बात नहीं, आज ही सीखी है, करवा लो। द करंट स्पॉट प्राइस इज $174। आज की जो स्पॉट प्राइस है, आज के दिन पे जो ट्रांजैक्शंस हो रही है वो क्या है? 174। द कंपनी सेल्स सितंबर फ्यूचर यानी 3 महीने के बाद एट 172.2350। ठीक है, यानी $1 कंपनी ने क्या किया? अब मुझे बताइए, इसे फ्यूचर रिसीवेबल है, फ्यूचर को सेल करना चाहिए कि बाय करना चाहिए? सेल करना चाहिए। वही किया भाई, सेल नहीं किया इसने। सेल करना सही किया, सेल कर दिया। ठीक है। What will be outcome if dollar is stronger in September and the buying price is 175.135? अब दो कॉन्ट्रैक्ट हैं, दो ट्रांजैक्शंस हैं। एक है हमारी मेन फॉरेन करेंसी की, एक है फ्यूचर की। तो ये फॉर्मेट आपने हमेशा फॉलो करना है। फ्यूचर्स की कभी कोई क्वेश्चन आया, आपने ये फॉर्मेट फॉलो करना। ठीक है, थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेशन को लादा शो ना करवाएं, इधर वर्किंग शो करवा दें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन दो टेबल होंगे, एक में होगा फ्यूचर्स के ऊपर, फ्यूचर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसके ऊपर गेन या लॉस, और दूसरे में क्या होगा? मेन वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी सेटलमेंट होगी। ठीक है, पहले फ्यूचर वाला करें। ओपन पोजीशन का मतलब है फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है, फर्स्ट स्टेप सेल फॉरेन करेंसी है कि बाय फॉरेन करेंसी है? ये बताया हुआ था कि फॉरेन करेंसी रिसीवेबल हो तो स्टार्ट कहां से लेना है? सेल से। फॉरेन करेंसी पेएबल हो, स्टार्ट कहां से लेना है? बाय से। मैं लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा। अच्छा, सेल करें एट एग्रीड रेट। कंपनी ने फ्यूचर को सेल किया, रेट क्या एग्री किया? 172। ये आज का स्पॉट रेट क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 महीने बाद का है, फ्यूचर का एग्रीमेंट हो रहा है। आज की डेट में डिलीवरी थोड़ी होनी है। अच्छा, इसका मतलब है सेल किया तो हमारी टोटल सेल प्राइस, सेल रेवेन्यू क्या निकला? सेल किया ना, सेल रेवेन्यू क्या निकला? ये निकला 1। अच्छा, सारे का सारा फ्यूचर, एक फ्यूचर का साइज नहीं उसने दिया होगा, फ्यूचर का साइज नहीं इसने, यहां पे फ्यूचर का साइज, 1 मिनट है, ये मेरा हाल कॉपी करते हुए रह गया। अब भी फ्यूचर का साइज इसमें ऐड करते हैं, पॉज कीजिएगा जी। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 125,000 का। टोटल कितना रिसीव करना है? कितने फ्यूचर्स में डीलिंग करनी चाहिए हमें? 1.2 मिलियन को हमने डिवाइड किया, 1.2 मिलियन को डिवाइड किया। एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक फ्यूचर के एक कॉन्ट्रैक्ट में कितने डॉलर का सौदा होता है? $1,25,000 का सौदा होता है एक फ्यूचर। हमें कितने? 1.2 मिलियन डिवाइडेड बाय 125,000, 9.6। इसका मतलब है कि परफेक्ट हेजिंग नहीं हो सकती, या तो 9 पे होगी या 10 पे होगी। अब आपका फैसला। अच्छा, इसमें 2 अप्रोचेज हैं। एक तो यह है कि क्लोजेस्ट पे कर लें, 10 पे कर लें। एक और अप्रोच उसने नहीं बताई, वो पता क्या है? 9 का फ्यूचर्स कर लें कॉन्ट्रैक्ट, जो बाकी का ऊपर है ना 0.6, इसको फॉरवर्ड के जरिए से हेज कर लें, ये भी। लेकिन इसको फिलहाल छोड़ें, हम राउंडिंग ऑफ की तरफ जाते हैं, बजाय कि 2 को इकट्ठा डील करें, एक को ही करता है।
क्या 10 कॉन्ट्रैक्ट, 10 फ्यूचर्स। चलिए हमने सेल किए, क्या सेल किए? 10 फ्यूचर सेल किए। क्या किए? हमने क्या किया? 10 फ्यूचर सेल किए। एक फ्यूचर में कितने डॉलर? 125। और $1 का रेट क्या जिसमें सेल किया? तो हमारी इतनी बजटिंग की है, अब से टोटल सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल सेल प्राइस क्या है? ये है, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट का टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट किया? 10। और एक में कितने डॉलर? ये टोटल सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? सेल्स क्वांटिटी कितनी है? 10 एग्रीमेंट, 10 कॉन्ट्रैक्ट। एक कितने का? 1,25,000 का। किस रेट पे? 172.2350, 172.2350। कर लेते हैं इसको। 10 मल्टीप्लाई बाय 5,000 मल्टीप्लाई बाय 172.2350। बहुत ज्यादा आ रहा है, 1000 में ना कर लेंगे राउंड ऑफ? नहीं चलें एग्जैक्ट करते हैं, एग्जैक्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूरा लिख लेते हैं पूरा। 215,293,750। भाई यहां तक ठीक है। अब क्या हुआ? अब क्या करना है? अब आगे जाके इसको क्लोज नहीं करना। जो सेल किया है उसको 3 महीने बाद वो लेने के लिए आ गया, क्या करना है? अब बाय करना। अब हमने यही बाय करने हैं, यही इतने ही फ्यूचर्स बाय करने हैं ना, जितने का सेल का एग्रीमेंट। इसका मतलब है ये तो यही रहेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 125,000 मल्टीप्लाई बाय, अब बाइंग प्राइस क्या है मेरी? 175.1350। फिर से 10 मल्टीप्लाई बाय 125,000 मल्टीप्लाई 175.1350, 218,918,750। यही आया 218,918,750। यही है। अब क्या करना है? दोनों का डिफरेंस। अच्छा डिफरेंस हमेशा याद रखें, सेल प्राइस माइनस पर बाइंग प्राइस, ये हमेशा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्या होगा? सेल प्राइस माइनस परचेज, यही परचेज प्राइस माइनस सेल तो नहीं होता। अब आपने पता क्या करना है, जब पेएबल वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें कहता है पहले बाय करो बाद में सेल करना। आपने ऊपर बाय रखना है, नीचे सेल रखना है, और बाय में से सेल माइनस करके कहना सर ये प्रॉफिट आ गया। और मैंने कहना भाई ये प्रॉफिट नहीं, ये तो लॉस है, ये तो लॉस है। तो ये हमेशा फार्मूला ये नहीं याद रखना ऊपर वाली फिगर में से नीचे वाली माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है, ये नहीं रखना। क्या फार्मूला याद रखना है? सेल में से बाइंग माइनस करें फिर प्रॉफिट आएगा। अब बताएं प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। कितने का लॉस है? 3625,000। देखिए यही है 3625,000, यही है। अच्छा कैलकुलेशन आप, मेरी रिकमेंडेशन इस तरीके से कैलकुलेट करें। आई कैप ने कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट वे में किया है। उसने क्या पता क्या किया है? उसने कहा है कि ये दोनों को माइनस करके एक ही दफा इकट्ठा इससे मल्टीप्लाई करते हैं। उसने प्रॉफिट या लॉस इधर ही कैलकुलेट कर लिया, एक्सचेंज रेट, वो भी ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर, ज्यादा कंसेप्चुअल मेरे लिहाज से, मतलब मुझे तो इस तरीके से ज्यादा बेहतर लगा है। तो आपके लिए बेहतर ये एक कैलकुलेशन ज्यादा देखें। जब कैलकुलेशन लेंथी होती हैं उनका नुकसान है, लेकिन फायदा भी होता है, सिंप्लीफाई हो जाती हैं। जब आप कैलकुलेशन को शॉर्ट करते हैं उससे टाइम बचता है, लेकिन वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है। अब ये प्रॉफिट था कि लॉस था?
कैसे पता चला? अब क्या करना है? अब मेन की तरफ आ जाए। मेन फॉरेन करेंसी रिसीव्ड, अब हमें फॉरेन करेंसी रिसीव्ड होगी ना 1.2 मिलियन, तो हमने मार्केट में जाके किस रेट में उसको कन्वर्ट करवाना है? स्पॉट रेट ये वाला? नहीं, जब रिसीव हुआ, जब सितंबर में रिसीव हुआ, ठीक है, जब सितंबर में, इधर जुलाई लिखा हुआ है कि अपने, हालांकि इधर भी सितंबर आना चाहिए था या नीचे जुलाई आना चाहिए था, बहरहाल जब रिसीव हुआ तब कौन सा रेट था? तो अब मुझे कितने पैसे मिले? 1.2 मिलियन, 1.2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 175.1350, कितना आया? 1.2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 175.1350, यह 210,162,000, 210,162,000। और गेन ऑन फ्यूचर, गेन तो हुआ नहीं, लॉस हुआ, तो वही लिख दें। गेन या लॉस वो इसलिए नहीं लिखा कि आपको पता चल जाए, गेन है तो ऐड करना है और लॉस है तो लेस करना है, क्योंकि ज्यादा चीजें अगर फॉर्मूला में ऐड करें ना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो कुछ चीजें जो सिंपल है उसको हम साइड पे कर देते हैं, ये अंडरस्टूड है। इसका मतलब है गेन है तो ऐड करना है, लॉस है तो इग्नोर नहीं करना, लेस करना। 3625,000 नेट रिसीट कितनी आई? 3625,000। नेक्स्ट डेट 206,537,000। ये टोटल, जैसे कल वाले केस में मनी मार्केट हेज में टोटल रिसीट्स कितनी आई थी? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आज क्या आई? आज इसमें फ्यूचर में इंटरेस्ट, फॉरवर्ड और फ्यूचर में इंटरेस्ट तो होता ही नहीं है, फॉरवर्ड में इंटरेस्ट नहीं होता, तो इसमें क्या है टोटल अमाउंट? जो रिसीव हुई प्लस गेन या लॉस, ये टोटल आ गया। अब इसका रेट कैलकुलेट करना है, कैसे करें? इसको 1.2 मिलियन से डिवाइड कर दे, आपका इफेक्टिव रेट आ जाएगा। भाई 1.2 मिलियन था फॉरेन करेंसी, 172.114। देखा, हेजिंग होगी ना, हेजिंग होगी ना, ठीक है। हम 172 के इर्द गिर्द हेजिंग करना चाहते थे, ये हेजिंग हो गई। हालांकि हेजिंग ना करते तो मुनाफा होता, लेकिन हमें क्या पता था मुनाफा होगा? हमें पता होता? पता थोड़ी होता है। हमें पता होता कि 5 पेपर उठाएंगे, 5 फारग हो जाएंगे, तो ना रिस्क लेते। हम तो ये समझ रहे थे पास हो, तो पता थोड़ी होता फ्यूचर का भाई। अच्छा, अब इसमें ना आपने एनालिटिकली सोचना है कि अगर रेट 200 पे चला जाए, रेट 200 पे चला जाए, तो एक तरफ फायदा होगा और एक तरफ नुकसान होगा, और अगर रेट 100 पे चला जाए फिर एक तरफ नुकसान होगा, एक तरफ फायदा होगा। नेट इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आपका तकरीबन इतना ही आएगा। ठीक है भाई, क्लियर हुई है बात? अब आपकी एक असाइनमेंट, क्या भला दोबारा करना है, लेकिन एक दफा बाइंग प्राइस को करना है 200 और एक दफा 150, और फिर देखना है इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या आता है। सारा क्वेश्चन यही, सिर्फ ये कि जी जो सेटलमेंट डेट पे रेट है वो एक दफा 200 करके, एक दफा 150 करके। भाई मजा तो तब है जब दोनों सूरतों में सिचुएशन तकरीबन यही है। यही तो हेजिंग होगी ना, कि रेट चाहे जिधर मर्जी चला जाए, हमारा इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भाई कर लेंगे। चलिए समरी बता दीजिए मुझे, फ्यूचर्स में क्या फर्क है फॉरवर्ड में, जल्दी से क्विक समरी। फ्यूचर्स क्या स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी है, टर्म्स स्टैंडर्डाइज्ड है।
फॉरवर्ड सिंपल था, उसी रेट के ऊपर फॉरेन करेंसी को बाय कर दिया, सेल कर दिया बैंक को। फ्यूचर में क्या करते हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को सेपरेट करते हैं। हमारा मेन फॉरेन करेंसी रिसीवेबल पेबल का कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट है, फ्यूचर का सेपरेट है। फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, ओपनिंग करते हैं, क्लोजिंग करते हैं। ओपनिंग में अगर बाइंग फॉरेन करेंसी है, क्लोजिंग में सेलिंग होगा। ओपनिंग में अगर सेलिंग फॉरेन करेंसी है, क्लोजिंग में बाइंग होगा। भाई ये कैसे पता चलेगा हमने ओपन पोजीशन क्या रखनी है, ओपन पोजीशन बाइंग रखनी है कि सेल रखनी है? ये अहम पॉइंट, सबसे अहम पॉइंट। अगर फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है ना, आपकी फ्यूचर्स की ओपन पोजीशन सेलिंग की आएगी, और अगर फॉरेन करेंसी पेएबल है, आपकी ओपन पोजीशन बाइंग की आएगी। शाबाश। और फिर आपने क्लोज करना है। क्लोज आपको पता है सेटलमेंट डेट पे, जो रेट होता है स्पॉट रेट, उसी पे होता है। और आपका नेट प्रॉफिट या लॉस जो फ्यूचर से आएगा, वो आपकी जो मेन कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस फ्लक्चुएशन हुई होगी उसके तकरीबन इक्वल होगा, सेटल कर देगा। आखिरी क्वेश्चन थोड़ा एनालिटिकल है। आप बता सकते हैं कि हमने तो कॉन्ट्रैक्ट 172.2350 पे किया हुआ था, लेकिन ये एग्जैक्टली क्यों नहीं आया? क्योंकि थोड़ा सा फर्क था। 9.6 की जगह हमने 10 का कर दिया था। अगर एग्जैक्टली 9.6 होता ना, ये रेट भी एग्जैक्टली आता। क्लियर? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।